हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया अक्टूबर माह का असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो हमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सभी असाइनमेंट और पाक्षिक परीक्षाओं का आंसर लाते हैं सबसे पहले आप तक। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वे भी आंसर लिख सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो प्रश्न 1 है हमारा, डीएनए अणु को आरएनए की तुलना में अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? उत्तर है, कुछ विषाणुओं के अपवाद के साथ आरएनए के बजाय डीएनए पृथ्वी पर सभी जैविक जीवन में वंशानुगत आनुवांशिक कोड वहन करता है। डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक लचीला और अधिक आसानी से मरम्मत करने वाला दोनों है। नतीजतन डीएनए आनुवांशिक जानकारी के अधिक स्थिर वाहक के रूप में कार्य करता है, जो जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक है। डबल पेचदार संरचना के कारण डीएनए अधिक सूचना सुरक्षा भी प्रदान करता है। एक बार दोहरी पेचदार संरचना न्यूक्लियोटाइड आधारों को संरचना के अंदर रखकर उनकी रक्षा करती है। और दूसरी बात यह है कि दोहरी पेचदार संरचना प्रतिकृति के दौरान होने वाली किसी भी त्रुटि की पहचान करने में मदद करती है। यदि दो टेम्पलेट के आधार पर एक दूसरे के पूरक नहीं थे, तो यह स्पष्ट रूप से प्रतिकृति के दौरान कुछ त्रुटि की उपस्थिति का संकेत देता है। प्रश्न दूसरा है, आनुवांशिक कोड क्या है? आनुवांशिक कोड के कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, आनुवांशिक कोड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम, जो प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करता है। हालांकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स कोई रैखिक अनुक्रम में प्रोटीन अनुक्रमों की जानकारी शामिल है। प्रोटीन सीधे डीएनए से नहीं बनाए जाते, इसके बजाय एक दूत आरएनए अणु को डीएनए में से संश्लेषित किया जाता है और प्रोटीन के गठन को निर्देशित करता है। आरएनए 4 न्यूक्लियोटाइड्स से बना है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। 3 आसन्न न्यूक्लियोटाइड एक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे कोडान के रूप में जाना जाता है, जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। उदाहरण के लिए, अनुक्रम AUG एक कोडन है जो एमिनो एसिड मेथिओनिन को निर्दिष्ट करता है। 64 संभावित कोडन हैं, जिनमें से 3 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रोटीन के अंत का संकेत देते हैं। शेष 61 कोडन में 20 अमीनो एसिड निर्दिष्ट होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। AUG कोडन मेथिओनिन के लिए कोडिंग के अलावा हर mRNA की शुरुआत में पाया जाता है और एक प्रोटीन की शुरुआत का संकेत देता है। क्योंकि 20 से अधिक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडन द्वारा कोडित किया जाता है, इसलिए कोड को अधपतन कहा जाता है। पहला, यह ट्रिपलेट कोड है। कोडान विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित M=RNA के 3 नाइट्रोजनी बेस क्रम का होता है। दूसरा, कोड कोमा विहीन होता है। 2 कोडॉन के बीच विराम नहीं होता है। यह 2 संलग्न कोडॉन के बीच कोई रिक्त नहीं होता है। प्रश्न तीसरा है, tRNA, mRNA और राइबोसोमल आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, mRNA आरएनए अणु का एक उप प्रकार है जो
प्रसंस्करण के लिए डीएनए कोड के एक हिस्से को सेल के अन्य भागों में ले जाता है। टीआरएनए। टीआरएनए अणु एक छोटा आरएनए अणु है जो तिपतिया घास के आकार का है और साइटोप्लाज्म में एक विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम में स्थानांतरित करता है। आरआरएनए। एक आरआरएनए अणु राइबोसोम का एक घटक है और अनुवाद के अंग के रूप में कार्य करता है। आकार। एमआरएनए आकार में रैखिक है। टीआरएनए एक तिपतिपिया घास की पत्ती के आकार का अणु है। आरआरएनए एक गोलाकार अणु है। समारोह। एमआरएनए नाभिक से राइबोसोम तक पॉलीपेप्टाइड के ट्रांसक्रिप्ट डीएनए कोड का संदेश देता है। टीआरएनए राइबोसोम के लिए विशिष्ट अमीनो एसिड का परिवहन करता है, अनुवाद का समर्थन करता है। आरआरएनए राइबोसोम बनाने के लिए विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ा होता है। कोडॉन, एंटीकोडॉन। एमआरएनए में कोडॉन होते हैं। टीआरएनए में एंटीकोडॉन होते हैं। आरआरएनए में कोडॉन या एंटीकोडॉन अनुक्रमों का अभाव है। आकार। एमआरएनए स्तनधारियों में एमआरएनए अणु का आकार आमतौर पर 400 से 12,000 एनटी होता है। टीआरएनए का अणु आकार 76 से 90 एनटी है। आरआरएनए का आकार 30S से 40S, 50S और 60S हो सकता है। प्रश्न चौथा है, कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से कैसे अलग है? उत्तर, कैंसर कोशिकाओं और सामान्य कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर सामान्य कोशिकाएं बढ़ना करना बंद कर देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि त्वचा में एक कट की मरम्मत के लिए कोशिकाओं का उत्पादन किया जा रहा है तो नई कोशिकाओं का उत्पादन नहीं होता। जब छेद को भरने के लिए पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जब मरम्मत किया जाता है। इसके विपरीत पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर कैंसर कोशिकाएं बढ़ना बंद नहीं करती हैं। इस निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप अक्सर एक ट्यूमर कोशिकाओं का एक समूह बनता है। दूसरा, कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तरह अन्य कोशिकाओं के साथ बातचीत नहीं करती है। सामान्य कोशिकाएं आसपास की अन्य कोशिकाओं से भेजे गए संकेतों का जवाब देती है, जो कहती हैं अनिवार्य रूप से आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। जब सामान्य कोशिकाएं इन संकेतों को सुनती हैं तो वे बढ़ना बंद कर देती हैं। कैंसर कोशिकाएं इन संकेतों का जवाब नहीं देती। तीसरा, सामान्य कोशिकाएं उन पदार्थों का स्राव करती हैं जो उन्हें एक समूह में एक साथ चिपका देते हैं। कैंसर कोशिकाएं इन पदार्थों को बनाने में विफल हो जाती हैं और शरीर में दूर के क्षेत्रों में या रक्त प्रवाह या लिम्फ चैनलों की प्रणाली के माध्यम से आसपास के स्थानों पर तैर सकती हैं। प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अमीबता। उत्तर, रोगजनक। ई हिस्टोलिटिका एक एकल कोशिका प्रोटोजोआ है जो आमतौर पर मानव शरीर में प्रवेश करती है। जब कोई व्यक्ति भोजन या पानी के माध्यम से अल्सर को निगलता है, यह मल के सीधे संपर्क में आने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमण। पहला, जो लोग उष्णकटिबंधीय स्थानों की यात्रा कर चुके हैं जहां खराब स्वच्छता है। दूसरा, खराब स्वच्छता स्थितियों वाले उष्णकटिबंधीय देशों के अप्रवासी। तीसरा, जो लोग खराब सैनिटरी स्थितियों वाले संस्थानों में रहते हैं जैसे कि जेल। चौथा, जो पुरुष अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। पाँचवा, समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग। संलक्षण। अमीबियासिस के लक्षणों में ढीले मल,
पेट में ऐंठन और पेट दर्द शामिल है। हालांकि अमीबियासिस वाले अधिकांश लोगों को महत्वपूर्ण लक्षणों का अनुभव नहीं। ब हैजा उत्तर रोगजनक विब्रियो कोलेरी विब्रियोनेसी परिवार का एक सदस्य है, जिसमें पानी में रहने वाले जीवाणुओं की 3 चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं। यह एक छोटा ग्राम नकारात्मक रॉड के आकार का जीवाणु है जो पृथक होने पर घुमावदार दिखाई देता है। वी हैजा के 200 से अधिक विभिन्न सेरोग्रुप हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में ओ एंटीजन नामक प्रोटीन की संरचना के आधार पर प्रतिष्ठित होते हैं। संक्रमण दूषित जल आपूर्ति हैजा के संक्रमण का प्राथमिक स्रोत है। बिना पके फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों में भी हैजा पैदा करने वाली बैक्टीरिया हो सकते हैं। संलक्षण हैजा में प्रचुर मात्रा में पानी जैसा दस्त आना शुरू हो जाता है, जो आमतौर पर 12 से 28 घंटे की ऊष्मायान अवधि के बाद होता है। तरल मल, जिसे आमतौर पर चावल के पानी के मल के रूप में जाना जाता है, में अक्सर बलगम के धब्बे होते हैं। दस्त अक्सर उल्टी के साथ होता है और रोगी तेजी से हो जाता है। निर्जलित रोगी को बहुत प्यास लगती है और उसकी जीभ सूखी होती है। रक्तचाप गिर जाता है, नाड़ी बेहोश हो जाती है और मांसपेशियों में ऐंठन गंभीर हो सकते हैं। रोगी की आंखें खोखली और धसी हुई हो जाती है और त्वचा झुर्रीदार हो जाती है। मलेरिया उत्तर रोगजनक मलेरिया का कारण है मलेरिया परजीवी कीटाणु जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य है पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मलेरिया मादा एनोलिज मच्छर जाति के मच्छरों से मलेरिया का रोग फैलता है। संक्रमण जब संक्रमित मादा एनोलिज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह अपने लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवियों को पहुंचा देता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 12 दिन के बाद उस व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मलेरिया के रोगी को काटने पर असंक्रमित मादा एनोलिज मच्छर रोगी के खून के साथ मलेरिया परजीवी को भी चूस लेती है। वह 12 से 14 दिनों में ये मादा एनोलिज मच्छर भी संक्रमित होकर मलेरिया फैलाने में सक्षम होते हैं तथा जितने भी स्वास्थ्य मनुष्यों को काटते हैं उन्हें मलेरिया हो जाता है। इस तरह एक मलेरिया रोगी से यह रोग कई स्वस्थ मनुष्यों में फैलता है। लक्षण अचानक सर्दी लगना, कपकपी लगना, अधिक से अधिक रजाई कंबल ओढ़ना, फिर गर्मी लगकर तेज बुखार होना, पसीना आकर बुखार कम होना व कमज़ोर महसूस करना। निदान प्रश्न 6वां है, प्रोटीन संश्लेषण को विस्तार से समझाइए। उत्तर प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन का निर्माण है। जैविक प्रणालियों में यह कोशिका के अंदर किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में यह साइटोप्लाज्म में होता है। यूकेरियोट्स में यह शुरू में डीएनए के कोडिंग क्षेत्र का एक प्रतिलेख बनाने के लिए नाभिक में होता है। प्रतिलेख नाभिक को छोड़ देता है और अमीनो एसिड के एक विशिष्ट अनुक्रम के साथ प्रोटीन अणु में अनुवाद के लिए राइबोसोम तक पहुंचता है। जैविक प्रणालियों में इसमें अमीनो एसिड संश्लेषण, प्रतिलेखन, अनुवाद और अनुवाद के बाद की घटनाएं शामिल हैं। अमीनो एसिड संश्लेषण में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो ग्लूकोज जैसे कार्बन स्रोतों से अमीनो एसिड का उत्पादन करता है। सभी अमीनो एसिड शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। अन्य अमीनो एसिड आहार से प्राप्त होते हैं। कोशिकाओं के भीतर ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रक्रियाओं से प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। संक्षेप में प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए से
mRNA टेम्पलेट को स्थानांतरित किया जाता है। टेम्पलेट का उपयोग अगले चरण अनुवाद के लिए किया जाता है। अनुवाद में आनुवंशिक कोड के आधार पर अमीनो एसिड एक विशेष क्रम में एक साथ जुड़े हुए हैं। अनुवाद के बाद नवगठित प्रोटीन आगे की प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे कि प्रोटियोलिसिस, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और प्रोटीन फोल्डिंग। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही सभी मासिक असाइनमेंट और पाक्षिक परीक्षाओं, सभी विषयों के पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारे चैनल में सभी विषयों का वीडियो मिल जाएगा, तो जाइए हमारे चैनल में और सभी असाइनमेंट्स के आंसर लिखिए।